आज की बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां मंदिर के नजदीक जो कुआं है वहां पर आज जब खुदाई की गई तो इस दौरान कुएं से 3 मूर्तियां बाहर निकली। इन सब के बीच संभल को लेकर सियासत भी जारी है। संभल में मंदिर और वहां से मूर्तियां मिलने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा कर दिया 46 साल पहले संभल में नरसंहार हुआ था। उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दी? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अजीज खान साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। अजीज साहब, पहले आपके पास आ रही हूं। जो सवाल यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से पूछा गया कि नरसंहार जो संभल में हुआ उसके गुनहगारों को सजा क्यों नहीं मिली, क्यों ये घिनौना सच देश से छिपाया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? अजीज खान। देखिए रोमाना जी, मैं तो कह सकता हूं सीधा सीधा कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। कानून व्यवस्था से लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो छात्र सड़कों पे, चाहे किसान सड़कों पे है और हर आदमी परेशान है। आज जनता का ध्यान भटकाने के लिए आज जिस तरह संभल में सोची समझी रणनीति के तहत वहां दंगा कराया गया, वहां के हालात बेकाबू किए गए, चाहे बहराइच की स्थिति हो, चाहे अलीगढ़ की स्थिति हो, मैं कह सकता हूं कि आज सरकार के पास कोई काम नहीं है। अजीज खान साहब, संभल को सिर्फ आप अपनी नजर से ही देखेंगे? संभल को सिर्फ वहां पर जिस तरीके का पथराव हुआ पुलिस पर और उस दौरान वहां पर जो हिंसा हुई है और उसकी चपेट में आकर जो लोग मारे गए, सिर्फ उन तक ही आपका नजरिया सीमित क्यों है? मैं तो सर उससे आगे बढ़ गई ना, क्योंकि खबर तो उससे आगे बढ़ गई है। खबर तो 40 साल से ज्यादा वक्त से बंद पड़े मंदिर की है। खबर तो यह है कि वहां नरसंहार हुआ था, जिसकी वजह से खबर है कि साहब उस मोहल्ले से हिंदुओं को पलायन हो गया। तो वो नरसंहार जो हुआ था, हिंदुओं ने जो पलायन कर दिया था, उस मामले के गुनहगार सर आज तक उनका जिक्र क्यों नहीं होता है? उनको सजा की मांग हमने तो कभी नहीं सुनी सर। हमने तो ये खबर ही नहीं कभी देखी सुनी कि वो उठाई गई हो। जिस तरीके से बार बार आप लोग संभल का जिक्र करते हैं, तो जरा इसकी भी बात कर लीजिए। रुमाना जी, मैं जानना चाहता हूं कि 46 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक खबर है। आज उसके बदले आज आप इस तरीके से नृशंस हत्या कराएंगे? क्या प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था को आप तार तार करेंगे? किस तरह वहां दंगा हुआ, किस तरह सोची समझी रणनीति के तहत दंगा कराया गया कि एक ही दिन में कोर्ट में चीजें जाती हैं, फैसला हो जाता है, एक तरफा फैसला होता है और उसके बाद बाकायदे उसका सर्वे होने लगता है, सेम डे सर्वे होता है, अगले दिन उसकी अगली कार्रवाई होती है। तमाम तरीके के अगर पहलू को गौर से देखा जाए तो हकीकत यह है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार अपने तमाम चीजों को छिपाने के लिए, ढकने के लिए वो एक नए नए मुद्दों को उभार रही है। आपने क्या देखा बहराइच में? बहराइच में किस तरह नहीं सर, अब बहराइच पर अगर चले जाएंगे सर तो संभल जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, ये मुद्दा पीछे छूट जाएगा। संभल पर ही रहिए, बहराइच पर मत जाइए सर। मुद्दे तो वरना तो बहुत हैं, आप पूरी लिस्ट। बहराइच भी है उत्तर प्रदेश में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरा सा मनीष जी का रुख करती हूँ। लेकिन मनीष जी, यहाँ पर जिस बात का जिक्र अजीज खान साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब संभल, वो क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से मामला जल्दी से अदालत में पहुंचता है, अदालत की तरफ से सर्वे का आदेश जिस दिन दिया जाता है उसी दिन शाम में सर्वे की टीम पहुंच जाती है और उसके बाद संभल में हालात वो जिस तरीके से खराब होते हैं, हिंसा होती है, उसकी चपेट में आकर लोगों की मौत होती है। अब वो लोग कौन है? वो लोग पीड़ित हैं जो विपक्षी कह रहे हैं, वो लोग दंगाई हैं जो अभी बीजेपी के कुछ नेता कहते सुनाई पड़ते हैं। हालांकि पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कह दिया जाता है कि साहब वो कमीशन बैठाया ना, हमने वो जांच रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कौन क्या था, है ना सर? तो मैं उस बहस पे ही नहीं पढ़ रही हूं। लेकिन यहां पर अजीज खान साहब जो है वो उससे आगे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो मंदिर मिल रहा है, ये जो नरसंहार का जिक्र किया जा रहा है, ये दरअसल सोची समझी साजिश के तहत यूपी सरकार की तरफ से, ताकि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके और लोगों को धर्म, हिंदू मुसलमान, इसी में उलझाया जा सके। देखिए रोमाना जी, मैं भी संभल की जो घटना हुई थी उसके डिटेल में नहीं जाता, चूंकि आपका भी समय खराब होगा, उस पर बहुत ढेर सारी डिबेट हो चुकी है। सही। वहां से बस मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ
ये जो मंदिर अभी जिसकी खुदाई हो रही है, जिसकी साफ सफाई हो रही है, जिससे विपक्ष से लेके तमाम मौलाना बिलबिला रहे हैं, उसका क्या कनेक्शन है संभल दंगे से, मैं वो बताता हूँ। जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जिनके भड़काऊ भाषण के नाते से और जिनका रोल है दंगे में, वो शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। शफीकुर रहमान बर्क कौन? जिनके ऊपर आरोप है कि इस मंदिर को जो दीवार से ढका गया था उसमें उनका हाथ था। उनके दबाव में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने मंदिर के सामने दीवार खड़ी करके इसको ढक दिया था। आप सोचिए, ये 1947 और मुगल काल की बात नहीं है, ये कांग्रेस काल की बात है, और जिसका लिंक आके समाजवादी पार्टी से भी जोड़ता है। सर एक तो सेकंड में ये आपको इनकी रोक रही हूं। मानसिकता है समाजवादी मनीष जी मैं पार्टी आपको की, रोक रही हूँ। कांग्रेस की। मनीष जी मैं नहीं, आप ही से सवाल है, मेरा सवाल सुनिए सर, क्योंकि यहाँ पर लगातार हमारे रिपोर्टर मौजूद है संभल में, है ना, रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं। तो सर यहाँ तो कोई दीवार से ढका हुआ तो मंदिर नहीं, ऐसी कोई खबर तो अभी तक नहीं पता चली सर कि दीवार से मंदिर ढक दिया था। ये तो मंदिर था, दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ताला जो है वो पुजारी जी ने बताया कि ताले की चाबी पुजारी जी के पास ही थी, पुजारी जी से ही वो चाबी मंगवाकर ताला खुलवाया गया। और उन्होंने बताया क्योंकि इस मोहल्ले से जो हिंदू समाज है वो पलायन कर गया था, दंगे हुए थे, तो अब कोई जाता नहीं था वहां पर, और डर की वजह से और इस तरीके की मन में लोगों की आशंकाएं घर कर गई थी, तो वहां कोई जाता नहीं था। चाबी ताला था सर, और वो चाबी पुजारी जी के पास ही थी। ये दीवार वाली बात मैं पहली बार आपसे सुन रही हूँ सर, इसीलिए मैंने कहा कि आपसे समझ लूं। दीवार तो यहाँ कोई नजर नहीं आई सर। आपकी बात मैं बता रहा हूँ, आपकी बात यहाँ तक ठीक है। हाँ जी, कि दरवाजा था, ताला की चाबी थी। हाँ लेकिन वो ढक दी गई थी, जो बाद में इसको अभी जब उस गली का जब उस गली में जब साफ सफाई हुई उस दौरान ये मिला, और जब वो दीवार हटी है तो ये दरवाजा खोला गया है। मैं जिस बात को कहना चाहता हूँ कि ये बात मुगल काल की नहीं है रोमाना जी। और मुलायम सिंह यादव ने काशी विश्वनाथ मंदिर और जो ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी के अंदर जो श्रृंगार गौरी की जो पूजन थी उसको मुलायम सिंह यादव ने बंद कराया था। जो जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर का विवाद है, 2012 के पहले वहां तमाम हिंदू रिचुअल्स होते थे, उसको अखिलेश यादव ने बंद कराया था। वो जो नरसंहार हुआ था वो कांग्रेस के समय में हुआ था। ये इनका जो है कॉकटेल है, अपराध और दंगाइयों का जो मिक्सअप है, कॉकटेल है, उसमें कांग्रेस और सपा बराबर की भागीदार है। और वहां का जो इस समय अल्पसंख्यक है, पहले बहुसंख्यक हिंदू था, उसके ऊपर कितने बर्बर अत्याचार हुए होंगे कि लोग पलायन कर गए, आजाद भारत में पलायन कर गए। उसी का जिक्र तो किया गया ना योगी आदित्यनाथ की तरफ से। योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसी का जिक्र किया गया। उन्होंने यही कहा कि संभल नरसंहार और उसके गुनहगार आज तक वो देश के सामने क्यों नहीं आए, आज तक कभी उनको सजा क्यों नहीं मिली। मैं जरा जल्दी से अजीज खान साहब का रुख करती हूँ और उन्हीं से समझती हूँ। अजीज खान साहब, आप मुझे बताइए कि ठीक है मुस्लिम मोहल्ला है तो वहां पर हिंदू मंदिर, और वो हिंदू मंदिर इस तरीके से ढक दिया जाएगा सर? ये आपका सेक्युलरिज्म है सर? हाँ जी, ये धर्मनिरपेक्षता है सर आप लोगों की? देखिए रोमाना जी, जब आपने कड़ा सवाल किया मनीष जी से, आपने सच्चाई को बयान कर दिया, सारी बातें ओपन कर दिया आपने, तो देखिए वो ज्ञानवापी में चले गए, वो संभल से हटके ज्ञानवापी। उनको पता है कि किसी ने कुछ भी नहीं किया, वो मंदिर अरे सुनिए ना जरा, अरे भाई मनीष जी, गलत बात मैं संभल पे टिका हुआ हूँ। आप बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं सर, आप बीच में नहीं बोलेंगे। मनीष जी प्लीज एक सेकंड रुकिए, मनीष जी एक सेकंड रुकिए, मनीष जी प्लीज एक सेकंड रुकिए। अजीज साहब आप भी एक सेकंड रुकिए और मेरी बात सुनिए। अजीज साहब, आपने बड़े आराम से कह दिया कि मनीष जी चले गए, वो कहीं गए नहीं सर। उन्होंने बताया कि वहां पर दीवार थी, अतिक्रमण हटाने के लिए जब प्रशासन वहां गली गली घूम रहा था तो सामने जो दीवार खड़ी कर दी गई थी उसको गिराया गया और वो मंदिर सामने नजर आया। वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम लोग अच्छा, खोदने वाले लोग नहीं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोजना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं, और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, देश में अच्छी सड़कें बने। उत्तर प्रदेश की जो खोजने की बात आप कह रहे हैं, इंक्रोचमेंट ड्राइव हटाने की बात कर रहे हैं, मैंने विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी और लोकसभा में भी और पहले भाषण में भी मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मौका दिया,
आप बताइए, अगर एक भी एक्सप्रेस वे के लिए उत्तर प्रदेश को बजट मिला हो, बताइए आप मुझे। आप एक में से, कैमरा कोई झूठ नहीं बोल सकता, कैमरा जो मैं बोल रहा हूँ वो कैमरे से जा रहा है। आप और हम थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। एक भी एक्सप्रेस वे के लिए बजट दिया हो भारत सरकार ने, बिजली का अगर एक भी बजट बढ़ाया हो, जो थर्मल प्लांट्स हैं यूपी में, आज बिजली महंगी होती चली जा रही है, और जिस तरह के फैसले सरकार ले रही है कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आप देखिएगा देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में बिकेगी। जब महंगी बिजली होगी, क्या व्यापार या कारखाने उद्योग लगाने वाले क्या कंपटीशन कर पाएंगे? और जिन्होंने कहा कि हम 4 लाख करोड़ लाएंगे रुपए पैसे, बिजली नहीं दोगे, बिजली महंगी दोगे, तो क्या कारखाना लगेगा वहाँ पर? और माँ गंगा, आखिरी माँ गंगा और कुंभ। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि साहब हम तो भविष्य बनाने की बात करते हैं और ये लोग इतिहास के पन्नों से खराब चीजें निकाल कर लेकर आ रहे हैं। ये कहकर वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, दिव्यांकर तिवारी वहीं संभल में मौजूद हैं और जरा दिव्यांकर से एक अपडेट ले लेते हैं। अभी की स्थिति क्या है? कुछ देर पहले तक जब आप और मैं बात कर रहे थे दिव्यांकर, तो वहां पर कुएं के अंदर खुदाई का काम, जहां आज 20 फीट की गहराई से 3 खंडित मूर्तियां निकली हैं, रोक दिया गया था। क्या दोबारा से खुदाई का काम शुरू हुआ है? जी बिल्कुल रोमान, देखिए काम तो अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी आस्था के साथ यहाँ पर कुएं की भी जो पूजा है वो कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप यहाँ पर देख पाएंगी कि किस तरह से दीपक जलाया गया है, गंगा जल यहाँ पर चढ़ाया गया है और फूल भी चढ़ाए गए हैं। एक धूप बत्ती जो है उसे भी यहाँ पर जलाई गई है। और वहीं दूसरी ओर हम आपको तस्वीर दिखाएं, जो मलबा जो कुएँ की खुदाई के बाद यहाँ पर निकला हुआ था, वो अब यहाँ पर मशीन के सहारे हटाया जा रहा है। एक ट्रॉली भी यहाँ पर आपको सामने नजर आएगी और जिसमें इस मलबे को भरा जा रहा है और इसके बाद ही जो खुदाई का सिलसिला है वो शुरू होगा। लेकिन एक और जहाँ कुएं की खुदाई भले ही रोक दी गई है, वहीं दूसरी ओर लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर गंगा जल चढ़ा रहे हैं। और इसके बाद की अगर बात करें तो जो मलबा कुएं की खुदाई से निकला था उसे अब हटाने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है और पूरा मलबा जो है वो अभी फिलहाल मशीन के सहारे हटाया जा रहा है। और आसपास की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप यहां पर देख पाएंगे भारी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी तैनाती है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो आपको यहां पर साफ तौर से मेरे आसपास खड़े हुए इन तस्वीरों में नज़र आएंगे। और वहीं दूसरी ओर अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर में भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार सुबह से ही पहुँच रहे हैं और अब सिलसिला लोगों का यहाँ पर पहुँचने का धीरे धीरे काफ़ी तेज़ हो रहा है। जो आला अधिकारी भी आ रहे हैं वो भी पहले मंदिर के अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद ही भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर ही यहाँ पर आगे जो काम है वो कर रहे हैं। तो इस तरह के पूरे श्रद्धा भाव में डूबा हुआ ये जो इलाका है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। लेकिन बड़ी संख्या में जो सीआरपीएफ की टुकड़ी है उन्हें भी यहाँ पर तैनात किया गया। सामने आप तस्वीरों में देख पाएंगे पूरे एक तरह से मिनी छावनी में तब्दील हुआ ये जो इलाका है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है, अतिरिक्त सुरक्षा बल है, उनकी भी यहाँ पर तैनाती कर दी गई। कहीं से कोई जो सुरक्षा में जो चूक है वो ना हो। मौजूद है, जरा आगे बढ़ जाइए, एक और लगातार जरा ये संभलेश्वर महादेव मंदिर जो है उसकी तस्वीर भी दर्शकों को दिखा दीजिए, जरा दिखा दीजिए तस्वीर, भीतर जरा जाने की कोशिश कीजिए मंदिर में। जी रोमाना, बिल्कुल देखिए सुबह से ही लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार हम अंदर जाकर जो अपने दर्शकों को अंदर इस मंदिर की तस्वीर दिखाने की भी कोशिश करते हैं। चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार सुबह से ही जो बढ़ रही है, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार आप तस्वीरें यहाँ अंदर की देख लीजिए, किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आपको यहाँ पर पहुँचे हुए नजर आएंगे। और पूजा अर्चना और आरती का जो दौर है वो चल रहा है और लगातार ये सिलसिला बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर एक कोने से, आसपास के इलाकों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और श्रद्धा के अनुसार, अपनी पूजा के अनुसार यहाँ पर फूल मालाओं के साथ आज सोमवार है तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और उसके साथ साथ सामने अगर आपको तस्वीर दिखाएं, हनुमान जी की जो मूर्ति है उस पर भी बड़ी संख्या में जो मालाएं हैं वो चढ़ाई गई हैं। और इसके साथ साथ गणेश जी की मूर्ति हो या फिर दूसरी जो मूर्तियां हैं उनकी भी जो पूजा है वो की जा रही है। कुछ लोगों से भी हम अंदर ही बात कर लेंगे कि क्या उनका कहना है और इस मंदिर को लेकर क्या उनकी आस्था जुड़ी हुई है। जी क्या नाम है आपका? रामनिवास संभल से।
अच्छा, क्या इस मंदिर के बारे में आपको क्या जानकारी है और क्या जानकारी हमें तो पहले थी ना, अब जानकारी हुई है तो हम आए दर्शन करने। इससे पहले नहीं पता था? ना अच्छा, इतने सालों बाद मंदिर खुला है और क्या आपका सोचना है, क्या मानना है इसको लेकर? हमने तो पहली बार ही देखा मंदिर। अच्छा, और नहीं, हम जब छोटे थे जब देखा, माँ बाप बता रहे थे हमारे। आप कहाँ से आई हैं और क्या मंदिर के बारे में आपको क्या जानकारी, क्या बताना चाहेंगे? भैया मुरादाबाद से आए हो, मंदिर का पता चला तो आ गए देखने के लिए। अच्छा, कैसा लगा मंदिर आपको, क्या अनुभव है? इससे पहले कभी आने का मौका मिला? ना अभी आए हैं, बस बहन के घर पे आए थे ना तो घूमने आप कहाँ से आए भैया और क्या बताना चाहेंगे? मैं संभल से आया हूँ, महमूद की सराय से। क्या मंदिर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या यार हमें आप आज से पहले कोई मंदिर पता नहीं था ये, लेकिन आज हमें परसों से पता चला है, तो हम कल भी आए थे, आज भी आए। अच्छा, कैसा लग रहा है मंदिर पर आकर? और बाहर जो कुएं के बारे में जानकारी मिल रही है उसको लेकर आपका सबका क्या सोच रहा है और मंदिर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी कुएं के बारे में हम ये कहना चाहते हैं, वो और खुदाई हो उसकी, थोड़ी और खुदाई हो, अभी और कुछ भी निकल सकता है, मूर्ति वगैरह जो भी। आस्था का जो केंद्र है वो फिलहाल जो मंदिर है वो ये बना हुआ है, सालों बाद लोगों का मंदिर उत्साह देखते ही खुला, बन रहा है, उसके लोगों बाद की चेहरे लगातार की जो खुशी सिलसिला देखते है। हुए बन रही है। और भले ही 46 साल का वक्त लगा, लेकिन देखिए समय का पहिया घूमा है और इस चक्र के घूमने के साथ साथ मंदिर पर जो ताला जड़ा हुआ था वो ताला खुला है और मंदिर के कपाट खुले हैं और इस वक्त मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। राजनीतिक मेहमानों का जरा रुख कर लेते हैं, जरा लेकर आइए हमारे साथ। अजीज खान साहब भी मौजूद हैं और साथ ही मनीष शुक्ला जी भी मौजूद हैं। अजीज खान साहब, वो अभी अखिलेश यादव जी का हमने बयान सुनाया था, कह रहे थे साहब इतिहास के पन्नों से खराब चीजें, तो सर ये खराब चीजें इतिहास के पन्नों से निकल रही हैं। और कौन सा इतिहास सर, कितना पुराना इतिहास? मतलब वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी जो है वो भी 1947 की सीमा उसने तय कर रखी है। और ये जो मंदिर है सर, यहाँ पर जो ताला जड़ दिया गया, ये तो अभी 46 साल पुरानी बात है सर। और हैरानी आपको नहीं हो रही है देखकर कि वहां संभल के रहने वाले लोग, उनके भी जहन से इस मंदिर को मिटा दिया गया सर? इस पर जवाब आप जरूर दीजिएगा। इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां संभल के ही मुद्दे पर किस तरीके से बातचीत की जा रही है विधायकों में, सुनते हैं जरा। उसको सहयोग किया, पूरी तरह का सहयोग किया और आसानी से सब कुछ समाप्त हो गया। और समाप्ति होने के बाद जैसे ही वो चले, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिससे समाजवादी पार्टी नहीं पूरा संभल इसके ऊपर आक्रोशित हो गया। मगर फिर भी शांत रहे तो चले गए। एक दिन फिर 23 तारीख को इसके लिए फिर बहस के लिए कहा गया कि एक मरतबा हमें सर्वे करना है। 23 तारीख को ये कहा गया कि रात को हमारे संभल के उन अधिकारियों ने कि कल सुबह 24 तारीख को 7 बजे फिर दोबारा सर्वे होगा। मान्यवर जामा मस्जिद कमेटी और शहर के मौजूद लोगों ने उनसे ये कहा कि 24 तारीख की क्या जरूरत है? 24 ये आदेश जो हुआ है वो 29 तारीख तक अपनी सर्वे रिपोर्ट जमा करने का हुआ है, तो इतनी जल्दी क्या है? मगर नहीं माना गया। लखनऊ से आदेश हो गया कि नहीं, 24 को ही कराना है। 24 को क्यों कराना है? क्योंकि 23 के अंदर रिजल्ट आया। 23 के अंदर रिजल्ट आया कुंदर की विधानसभा का। वहाँ का रिजल्ट जो आया था उसमें सारे के सारे वहाँ के जो मुस्लिम वोटर्स थे उन सबके वोट डाल दिए गए, जबरदस्ती जितवा दिया गया वहाँ के। इसके ऊपर कोई विरोध न हो, कोई आक्रोश न हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको बदला जाए, इस प्रकरण को, और इसको इस तरह से तरमीम कर दिया जाए। सर्वे रिपोर्ट आ गई, बैठ गए। लोगों ने फिर दोबारा नारे लगाने लगे जय श्री राम के। भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू की और फायरिंग शुरू होने के बाद में 5 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें नईम, बिलाल अंसारी, आयान और मोहम्मद कैफ। मगर एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम में नहीं हुआ, पुलिस ने जबरदस्ती उसको दफन करा दिया। मान्यवर, इसमें एफआईआर होती है और एफआईआर के अंदर संभल के एमपी ज़ियाउर रहमान का नाम आया, जो कि संभल में थे ही नहीं, बेंगलुरु गए हुए थे। मैं भी वहाँ नहीं था, मेरे बेटे का नाम आ गया, वो भी वहाँ नहीं था।
गर्ल्स के 27 लोगों के नाम उसके अंदर आए और उसके बाद से पुलिस ने प्रताड़ना शुरू कर दी। घरों के अंदर घुस घुस के इतनी बुरी तरीके से मारा उन लोगों को। वो नामजद भी नहीं थे मगर नामजद किया गया बाद में उनको। इस तरह का आयाम हो गया और शहर के अंदर अफरा तफरी मच गई। ये सब चीज़ें इस वजह से हुई कि संभल के अंदर जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल नए नए हैं। उन्हें पहली मरतबा पोस्टिंग मिली है, उनको कोई तजर्बा नहीं था और ये घटना यहीं से कंट्रोल करती होती रही। और आइए सीधे अब रुक कर लेते हैं हम। आप सुन रहे थे ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में संभल के जो विधायक हैं वो विस्तार से अपनी बात रख रहे थे 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर। इस बीच अजीज साहब, वो जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी सर, प्लीज बताइए ना मुझे कि इतिहास के पन्नों को क्यों ना पलटा जाए सर। ये भी तो सच है ना। हो सकता है ये सच समाजवादी पार्टी को अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन सच तो देश के सामने आना चाहिए। देखिए रोमाना जी, सबसे बड़ी बात है, क्या समाजवादी पार्टी धार्मिक नहीं है? क्या धर्म में आस्था नहीं रखती क्या? देखिए जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहां धर्म की आस्था ये बहुत बड़ी आजादी है और हर शख्स अपने धर्म को बहुत इत्मीनान के साथ और आजादी के साथ मनाता है। जिस तरीके से नैरेटिव बताया सेट किया जा रहा है कि साहब किसी ने रोका, अभी देखिए कि पुजारी के पास उसका चाबी था, एक बात। दूसरी बात, आज सरकार इस तरीके की चीजों को कर क्यों रही है? ये बहुत गहन अध्ययन करने की जरूरत है। आप इस बात को देखिए, अभी इन्वेस्टमेंट मीट हुआ, 5-5, 7-7 इन्वेस्टमेंट मीट हुआ। कितने इन्वेस्टमेंट आए उत्तर प्रदेश में? सरकार इस पर जवाब नहीं देना चाहेगी। आज आप देखिए, जिस मुल्क को कह रहे साहब $5 ट्रिलियन का हम अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, आज $5 ट्रिलियन क्या मंदिर और मस्जिद की लड़ाई से? लेकिन इस बहस का कोई अंत होता हुआ नजर नहीं आता है ना। एक तरफ आप लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब ये जो सच है वो देश के सामने, अगर बीजेपी कह रही है उसकी राज में आ रहा है, बीजेपी तो यही कह रही है कि ये सच ही है और ये सच तो सामने आना चाहिए ना सर। हर कोई यही कहेगा कि जो सच है उसको तो नहीं झुटलाया जा सकता। अब ये सच सामने आ रहा है तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। सच ध्यान कैसे भटका सकता है सर? ये सवाल तो अपने आप में एक वाजिब सवाल है ना। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज देश की सियासत में प्रियंका गांधी के बैग को लेकर बवाल है। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद पहुंची तो हमेशा की तरह उनके हाथ में एक हैंडबैग था, लेकिन बैग पर जो लिखा था उसको लेकर राजनीतिक विवाद हो गया है। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखे बैग के साथ आज संसद पहुंची। प्रियंका के बैग को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सवाल पूछा, देश में लाखों ब्रांड हैं लेकिन एक देश के नाम का बैग कुछ दर्शाता है। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते फिलिस्तीन वाला बैग लेकर आई हैं प्रियंका गांधी, ये कहना था एसपी सिंह बघेल का। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी की आज की तस्वीर है। ये प्रियंका गांधी आज बैग लेकर पहुंची हैं। इस बैग पर पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन लिखा हुआ है, अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ है देश का। और इसी बैग के साथ प्रियंका गांधी आज संसद पहुंची। इसी को लेकर बीजेपी प्रियंका गांधी की घेराबंदी कर रही है। बीजेपी की तरफ से सवाल खड़ा कर दिया गया है प्रियंका गांधी के इस बैग पर। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं कि साहब दुनिया भर के ब्रांड्स मिलते हैं देश में, लेकिन पैलेस्टाइन देश का नाम लिखा बैग लेकर जब प्रियंका गांधी पहुंची हैं तो ये और कुछ नहीं, ये कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण है। सुनिए। दिखाई है जी, जिसमें उनके बैग में फिलिस्तीन लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में मैसेज दिया जाता है। हज़ारों ब्रांड हैं बैग के, हज़ारों लाखों हो सकते हैं। मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन गुच्ची लुई वुइटन वगैरह ऐसे कुछ हैं जो इन लोगों पर बहुत सूट करते हैं। इसके बाद उस बैग पे फिलिस्तीन लिखा है, तो मुझे लगता है मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए ये एक संदेश देने का प्रयास किया है और ये उचित नहीं है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष उस वक्त मौजूद हैं। आशीष, फिलिस्तीन लिखे बैग के साथ प्रियंका गांधी का संसद में पहुंचना और उसको लेकर बीजेपी की तरफ से प्रियंका गांधी पर निशाना साधना, ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस और प्रियंका गांधी का काम ही बीजेपी ने आसान कर दिया। जी बिल्कुल। देखिए प्रियंका गांधी, अगर आप देखें इस इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में
जब से हालिया तौर पर विवाद शुरू हुआ है तब से वो लगातार मुखर रही है, रोमाना सोशल मीडिया पर हो या तमाम दूसरे अपने प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर उन्होंने पोजीशन लिया है फिलिस्तीन के हक में, और उन्होंने बार बार बोला कि वहां पर मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं और इजराइल को फिलिस्तीन पर हमले करना रोकना चाहिए। और 2 रोज पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत में फिलिस्तीन के राजदूत ने बाकायदा कॉल ऑन किया था, जाकर के प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। और आज जब वो फिलिस्तीन लिखा ये बैग फिलिस्तीन के उसके साथ लेकर के संसद में पहुंची हैं, तो निश्चित तौर पे एक मैसेजिंग है। जरूर प्रियंका गांधी इसके जरिए एक बार फिर से उस मसले को उठाना चाहती हैं और लोगों का ध्यान आकर्षण करने की जरूर उनकी मंशा रही होगी, जिस पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है और सीधा मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी पर लगाया है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में, जो कि संसद का अभी कुछ दिनों का कार्यकाल और बचा है, इसको लेकर के हम फिर से पक्ष विपक्ष के बीच में हंगामा होते हुए जरूर देखें। कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आया क्या इस मामले पर आशीष? देखिए, प्रियंका गांधी खुद पार्टी की शीर्ष नेता, और जैसा मैंने आपसे कहा कि इस मसले पर उन्होंने एक बार नहीं कई दफा अपना बयान पब्लिक डोमेन में रखा है। और मुझे लगता है कि इसीलिए इस तस्वीर को मैं आपको बताऊं, बड़ा दिलचस्प है कि प्रियंका गांधी ने खुद पोस्ट नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के दूसरे सांसद जो कि विप भी है पार्टी के, मणिकम टैगोर, उन्होंने तस्वीर खींच करके इसको पहले पोस्ट किया, जिससे लोगों ने इसका संज्ञान लिया है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी नेता के साथ खड़ी है। प्रियंका गांधी ने अपने पोजीशन को एक तरह से रेटरेट किया है, जिसको लेकर के अब बीजेपी उन पर पलटवार हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी की संसद भवन परिसर से, और जैसा कि हमारे सहयोगी आशीष बता रहे थे कि ये प्रियंका गांधी ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही एक और सांसद हैं मणिकम टैगोर, उनकी तरफ से ये तस्वीर साझा की गई है। वैसे प्रियंका गांधी का आज ये बैग देखकर बीजेपी जो है उसने सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, उन्होंने सीधे प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है, ये कहते हुए कि साहब ये कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन लिखे बैग के साथ संसद भवन पहुंची हैं, वो तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन इससे पहले 11 दिसंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा से फिलिस्तीन के राजदूत ने मुलाकात की थी। फिलिस्तीन प्रेम को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये 2 तस्वीर आपके सामने है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय ने गांधी परिवार को एक पत्र लिखा है, जिसपे उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की मांग गांधी परिवार से की है। नेहरू से जुड़े दस्तावेज गांधी परिवार लौटाए। गांधी परिवार प्रधानमंत्री संग्रहालय ने गांधी परिवार से कहा है, सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, संग्रहालय से निकाले गए 51 बक्से दस्तावेज जवाहरलाल नेहरू के दस्तावेज हैं, वो वापस करें, ये संग्रहालय ने मांग की है। दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। दस्तावेज में इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण पत्र शामिल हैं। सितंबर महीने में प्रधानमंत्री संग्रहालय ने यह पत्र लिखा था। मैंने सितंबर 2024 को श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय, यानी कि पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी हुआ करता था, वहाँ से जो नेहरू कलेक्शंस में से करीबन 8 अलग अलग सेक्शंस के 51 कार्टून आपने विड्रॉ किए हैं, वो या तो संस्था को वापस लौटाए जाए या हमें उसे देखने की, स्कैन करने की परमिशन दी जाए, या उसका कॉपी आपके द्वारा स्कैन कॉपी हमें उपलब्ध कराया जाए। अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास से जुड़े हुए पत्र उसमें देखने को मिलते हैं, जो रिकॉर्ड के ऊपर प्रूव हुआ है कि 2008 की साल में श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पे वहाँ से विड्रॉ किया गया है। और ये जो मुद्दा है वो लोकसभा में बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने उठाया है। नेहरू से जुड़े दस्तावेज लौटाने का ये मुद्दा जो अब सियासी तौर पर गर्मा गया है। लोकसभा में बीजेपी सांसद संबित पात्रा की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की एक वार्षिक आम बैठक एजीएम में इस मुद्दे को उठाया गया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे एडविना माउंटबेटन, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण जी के मध्य पत्राचार हुआ। मगर वर्ष 2024 के आरंभ में इस एजीएम की मीटिंग अर्थात कार्यवाही वृतांत में ये उल्लेख भी है कि एक व्यक्ति एमवी राजन वर्ष मार्च 2008 में इस संस्थान में आए और कुछ दस्तावेजों को चिन्हित किया गया।
इन चिन्हित दस्तावेजों को इस संस्थान के तत्कालीन निदेशक की अनुमति से मई 2008 में तत्कालीन यूपीए अध्यक्षा को 51 कार्टन बॉक्स में भरकर भेज दिया गया। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, सरकार से अनुरोध है कि संस्कृति मंत्रालय इस मामले की सत्यता की जांच करे तथा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े इन सभी कागजातों को वापस प्रधानमंत्री संग्रहालय में उपलब्ध कराए। और ये जो मुद्दा अब उठा है बीजेपी की तरफ से, इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए गड़े मुर्दे जो हैं उनको उखाड़ती रहती है। सुनिए। भाजपा के मंत्री देश के मुद्दे नहीं उठाएंगे, वो सिर्फ पंडित नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी की बदनामी करेंगे, उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो देश साफ साफ देख रहा है कि विपक्ष वर्तमान की परिस्थितियों को लेकर अपनी बात रखेगा और भाजपा अतीत को तोड़ मड़ोड़ कर गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश करेगी। को क्या ज़रूरत है नेहरू जी के पत्र की? भाई जैसे नेहरू जी को तो जिस तरीके से रोज़ बदनाम करते हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग, तो उनके चिट्ठियों का क्या करेंगे? क्योंकि इन्होंने कभी नेहरू जी की चिट्ठियाँ तो पढ़ी नहीं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा जो चिट्ठियाँ वापस मांग रहे हैं, पहली चीज़ तो ये बता दें, जो ये चिट्ठियाँ हैं ये उस परिवार की प्रॉपर्टी होती है। वो चाहे तो नेहरू मेमोरियल को दान दे या नहीं दे, ये तो आपके परिवार की चिट्ठी तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। इसमें कोई नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का कोई अधिकार नहीं है। सीधे आपको लेकर चलते हैं बीजेपी की तरफ से डॉक्टर संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लीगल इस विषय में इस कमिटी ने लीगल ओपिनियन लिया। लीगल ओपिनियन लेने के पश्चात दिसंबर के महीने में ही, इसी दिसंबर के महीने में एक चिट्ठी लिखी गई राहुल गांधी जी को, और ये चिट्ठी अहमदाबाद के एक हिस्टोरियन हैं जो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम मेमोरियल लाइब्रेरी उसके एक मेंबर भी हैं और एक जाने माने चेहरे हैं। उनका नाम है रिजवान कादरी। रिजवान कादरी जी ने LOP लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को ये चिट्ठी लिखा है कि राहुल जी, ऐसे 51 कार्टन चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू की यूपीए की तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के पास है, कृपया आप मदद करें राष्ट्रीय धरोहर को वापस लाने में। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज अ हिस्टोरिकल हेरिटेज, ये इतिहास की विरासत है। ये किसी परिवार का अपना प्रॉपर्टी नहीं है। ये चिट्ठियां क्योंकि मेरे दादा ने लिखी या मेरी नानी ने लिखी, मेरे पिताजी ने लिखा, इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज एंटाइटलमेंट, ये नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र का धरोहर है। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए यह अनिवार्य है कि आप इन चिट्ठियों का अध्ययन करें, इनका संकलन करें और उसके पश्चात देश के इतिहास को पढ़ाएं। दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और मुझे कहते हुए आश्चर्य हो रहा है और दुख भी हो रहा है, 2010 से इन सारी चिट्ठियों का डिजिटाइजेशन होना था। इनको स्कैन करके डिजिटल माध्यम से इनको आगे बढ़ाना था, और 2010 में डिजिटाइजेशन से पहले ही सोनिया जी ने इन चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया। सुन रहे थे आप संबित पात्रा को, जो कह रहे हैं कि नेहरू जी के पत्र जो हैं वो किसी की निजी विरासत नहीं हो सकते, इतिहास की ये विरासत है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जिन्होंने ये पत्र मंगवाए थे, वो इन चिट्ठियों को वापस करें। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। किसान नेता हैं सरवंत सिंह पंढेर, बड़ा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं रेल रोको आंदोलन बहुत बड़ा होगा। आप जानते हैं किसान नेताओं की तरफ से 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है। 18 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रेल रोकेंगे, ये कह रहे हैं सरवंत सिंह पंढेर। विपक्ष हमारी आवाज संसद में नहीं उठा रहा, केजरीवाल किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, ये सवाल भी पंढेर की तरफ से पूछा गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।